रिवीजन कंटिन्यू करता अपना। AS20 अर्निंग पर शेयर प्योरली प्रैक्टिकल एएस है। इसमें से थ्योरेटिकल का कोई स्कोप नहीं बचता है। क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। आप लोग को याद होगा, आपने ग्रुप 1 अकाउंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में दो चीज है, शेड्यूल 3 के अंदर में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को याद होगा तो उसमें लास्ट में जाके हम लोग दिखाता था बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फॉर्मेट में ही है बेसिक अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। वो जो अपन पीएनएल में शो करता है ऑन द फेस ऑफ द पीएनएल, वो कैसे कैलकुलेट होता है उसी के बारे में AS20 डील करेगा। AS20 बेसिकली बताता है कि पर शेयर आपको अर्निंग कितना हुआ है, मतलब जितना रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया था पर शेयर आपको कितना रिटर्न मिला है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्स, here we only talk about equity shares, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं लेना। AS20 प्रेफरेंस शेयर से डील नहीं करता, बिकॉज नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, वहां पे फिक्स रेट है रिटर्न का। जस्ट लाइक ए डिबेंचर्स में जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो अर्निंग पर शेयर जब भी कोई बोलेगा, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर। हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो ही चीज है, एक है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब ये डाइल्यूटेड, जब जब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपनी के फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आता है, इसलिए आप लोग ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख रहा है। फिर मैंने लिखा बेसिक स्लैश रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर क्या है, जब जब कंपनी बोनस इशू करेगा, फिर से बोल रहा हूं, जब जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करता है, तब तब कंपनी को अपने पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का अर्निंग पर शेयर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स करंट ईयर में इशू किया है, जितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स करंट ईयर में इशू किया है, हम लोग अज्यूम करेगा उतना ही नंबर ऑफ बोनस शेयर्स प्रीवियस ईयर में कंसीडर करके कि पिछले साल भी बोनस होता तो अर्निंग पर शेयर कितना होता। दैट अर्निंग पर शेयर इज नोन एज रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। इज इट क्लियर? फिर एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये बेसिकली हमें तब कैलकुलेट करना होता है जब कंपनी के अंदर में कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या? सिक्योरिटीज का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इफ वो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में, if preference shares have a convertible preference shares, if debentures has convertible debentures, then they can be converted into shares. In such scenario, what will be our new earning per share? if उन लोग शेयर्स में कन्वर्ट हो गया तो इसी को हम लोग बोलता है डाइल्यूटेड। और डाइल्यूशन का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर गिरते रहना। अर्निंग पर शेयर जब गिरता रहता है उसको हम लोग बोलता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आई होप दिस इज क्लियर कि चैप्टर किस पे डील करेगा। अब देखो, आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है। एक इंसान, एक बंदा जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उसको पर शेयर कितना अर्निंग हुआ है वो निकालना है, राइट? अब देखो कैसे निकालेगा। पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। कंपनी ये चेक करेगा कि मेरे इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए कितना पैसा है उसके पास। हम मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए कितना अर्निंग बचा है, पहले वो कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे निकालता है? पहले नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेगा, उसके बाद में इक्विटी वालों का नंबर सबसे लास्ट में आता है। उससे पहले किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का।
जिसको हम लोग क्या करेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आजकल नहीं होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आजकल नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांट दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कुछ पैसा हम रिजर्व में डाल देंगे, कुछ पैसा हमने प्रेफरेंस डिविडेंड बांट दिया। अब जो बचा हुआ पैसा है दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग को अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय weighted average outstanding equity shares, weighted average outstanding equity shares। why here we have written weighted average? because जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर होल्डर मेरे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था। इफ ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ और शेयर्स इशू किए हैं, तो जिस दिन आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया उस दिन से लेके ईयर एंड तक का ही तो आपको अर्निंग मिलना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे दो तीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर हो गए। कुछ होंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, कुछ होगा मिड में परचेज किया होगा, कुछ बाद में किया होगा। तो इसीलिए हम लोग को कैलकुलेट करना होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? नॉर्मल टोटल वेट जैसे आप पार्टनरशिप में करते आए थे वैसे ही अपने को वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? बेसिक अर्निंग पर शेयर क्लियर है? अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इफ कंपनी का फेस वैल्यू सारा शेयर होल्डर का सेम है तब तो नॉर्मल वेटेड एवरेज निकाल लेंगे एंड काम हो जाएगा। लेकिन इफ कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी में जो शेयर्स है उनका फेस वैल्यू डिफरेंट है, किसी का 5 रुपए फेस वैल्यू, किसी का 10 रुपए, किसी का 2 रुपए। यदि अलग अलग फेस वैल्यू के शेयर्स कंपनी के पास है तो उस कंडीशन में हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बेसिक अर्निंग पर रुपी करना चाहिए। बेसिक अर्निंग पर रुपी कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। बेसिक अर्निंग पर रुपी निकालेंगे। फिर वो जो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो जितना अर्निंग पर रुपी आया उसको मल्टीप्लाई कर देना पेड अप वैल्यू, जितना पैसा उसने पे कर रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? क्लियर है ये चीज? हाँ सर। जैसे कि देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1800 शेयर्स था, राइट? फिर कंपनी ने क्या किया, नए शेयर्स इशू किए कब, 31 मई को, एंड कुछ शेयर्स बायबैक कर लिए 1 नवंबर को। तो अपने को बताना वेटेड एवरेज नंबर। तो वेटेड एवरेज जैसे पार्टनरशिप में निकालते थे, ये 1800, ये 1800 1 जनवरी से लेके 31 मई तक था। फिर 31 मई के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में कितने हो गए, 2400, राइट? क्लियर है? उसके बाद में 1 नवंबर को 300 बायबैक कर लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स बच गए 2100। तो अपने को वेटेड एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1800 शेयर्स, ये 1800 शेयर्स कंपनी में कब तक थे, टिल में, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। तो 1800 इंटू 5/12, ये हो गया वेटेड एवरेज। 12 महीना की जगह 5 महीना का ही रहा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 1800 से कितना हो गया, 600 और बढ़ गया, दैट इज 2400। ये 2400 शेयर्स हमारे कंपनी में कब तक थे, मई से लेके नवंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 मंथ्स। क्लियर है? तो इंटू 6/12, एंड फिर हमने बायबैक सर कर लिया। 5/12 होगा, क्या चीज? 5/12 होगा ना, मई जून टू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक ही, नवंबर तो 1 तारीख, सॉरी 5 तारीख तक ही। फिर उसके बाद बायबैक किया तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना बचा, 2100। तो क्या करेंगे, नवंबर से लेके मार्च, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च,
5/12। क्लियर है? अच्छा 2 महीना ही होगा, दिसंबर नवंबर का साल दिसंबर है। कैलेंडर ईयर है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। वही था। तो इस तरीके से करेंगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को वेटेड एवरेज निकालने में प्रॉब्लम? दो तरीका है वेटेड एवरेज निकालने का। सेपरेटली भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर सेपरेटली इंडिविजुअल शेयर्स के हिसाब से भी अपन वेटेड एवरेज कर सकता है। आई होप क्लियर है कि वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। अब देखो, दो तरीका होता है। मैंने बोला एक होता है जब डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यू हो, तो आप अर्निंग पर रुपी निकाल लो, वो सबसे बेस्ट है। अर्निंग पर रुपी निकाल लो, वो सबसे बेस्ट है। और अर्निंग पर रुपी कैसे निकालते हैं हम? अर्निंग पर रुपी कैसे निकालेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जितना उन्होंने पे कर रखा है इररेलेवेंट कि उस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है। इज इट क्लियर? सपोज आपके कंपनी में दो तरह का शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर एक्स और एक शेयर होल्डर वाई। शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर्स है एक्स के पास, और वाई के पास भी 10,000 शेयर्स है। एक्स के पास जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है 10, वाई के पास जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है 5 रुपए, राइट। और इन्होंने पूरा पे कर रखा है, तो इसने 1 लाख कर रखा है और इसने 50,000 पे कर रखा है। कंपनी का अर्निंग है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर निकालना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एक 10 रुपए वाला 10,000 है और एक 5 रुपए वाला 10,000 है। या तो आप क्या करो, सारे शेयर होल्डर का बेस कॉमन कर दो, सारे शेयर होल्डर का बेस कॉमन कर दो, या फिर सबसे बेस्ट होता है अर्निंग पर रुपी निकाल लो। अब अर्निंग डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू, तो पर रुपी कितना है? 1.33। अब अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई बाय द पेड अप पार्ट ऑफ द शेयर्स। तो 1.33 इंटू 10, 1.33 इंटू 5, इतना ही तो पेड अप है। तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? देन ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कैटेगरीज के शेयर होल्डर्स है, जहां पे फेस वैल्यू भी अलग अलग है और पेड अप पार्ट भी अलग अलग है। तो बेटर होगा हमेशा हमेशा टोटल पेड अप वैल्यू निकालो, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप वैल्यू कर दो, तो आपको अर्निंग पर रुपी मिल जाएगा। दैट अर्निंग पर रुपी इंटू पेड अप पार्ट करते रहना करते रहना करते रहना, तो पर कैटेगरी अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा आपको। आया समझ इधर फिर में? हम लोग डिफरेंस ये है कि इधर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया, पेड अप पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ऑलवेज हमेशा पेड अप से ही मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जितना पे कर रखा होगा उसके हिसाब से तो डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। तो अर्निंग पर रुपी वाला कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको निकालना था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो बताइए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? 1800 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, पेड अप 10। 600 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 बट पेड अप 5 ही है। अब यहाँ कैसे करेंगे? 3,000 होगा ना? नहीं नहीं, रुको एक सेकंड सर। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स इक्विवेलेंट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्विवेलेंट करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? 600 शेयर्स है जिन्होंने 5 रुपए पे कर रखा है, तो कितना रुपए पे कर रखा है? 3,000। ठीक है, 3,000 रुपीज पे कर रखा है। तो 10 रुपए जिसने पे कर रखा है उसके हिसाब से कितना शेयर्स हो गया? ये 300 शेयर्स हो गया ना। या तो आप क्या करो, इस 600 शेयर्स को इसके बराबर बना दो, या फिर ये 1800 शेयर्स इसके बराबर बना दो। 1800 इंटू 10 पेड अप डिवाइडेड बाई 5, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, आया वो पूरा बात समझ में? 3600 हो जाएगा। वो क्या 3600 हो चीज? जाएगा, और 1800 को इंटू 2 कर दो, मतलब फेस वैल्यू को 5 पे लेके आ जाएगा ना। तो पेड हाँ, अप भी 5 हो जाएगा, तो इंटू 2 करेगा तो
1800 इंटू 2 और 600 इंटू 5, वैसे करके मतलब आ जाएगा, जो हाँ, तो यहाँ नॉमिनल वेटेड है एवरेज वो आ कैसे जाएगा। निकालेगा? इसका शेयर्स लेगा हम लोग 1800, इसका तो पूरा पेड है, तो 1800 इंटू जनवरी से लेके पूरा ईयर एंड तक रहेगा 12/12, और ये वाले कितने शेयर्स लेने हैं? 300 शेयर्स इक्विवेलेंट लेने हैं जो फुल्ली पेड अप है, तो 300 इंटू अक्टूबर से दिसंबर तक कितना हो जाएगा? सॉरी, ये जनवरी से लेके, हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अक्टूबर से दिसंबर कितना हो जाएगा? 2 महीना। तो हो जाएगा। वेटेड एवरेज क्लियर है? ये 2 महीना होगा सर? हाँ, तो अक्टूबर, 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। या तो लिखा तो है नहीं कि क्या ईयर चीज वाला, और 1 जनवरी को इशू हुआ ना, ठीक है लिखा ना? ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी है, तो यानी कैलेंडर ईयर हुआ। तो इस तरीके से आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? बिकॉज टू कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर आपको क्या चाहिए? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? यहां तक एक कंसेप्ट ये है आपका। अब दूसरा चीज देखो, यदि क्वेश्चन में जब जब बोनस शेयर्स दिया हुआ रहेगा, शेयर स्प्लिट दिया हुआ रहेगा या रिवर्स स्प्लिट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग को हमेशा प्रीवियस ईयर का, पिछला साल का जो अर्निंग पर शेयर है रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलता है रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। इज इट सब क्लियर? क्यों करते हैं? क्या चीज? मतलब क्योंकि इसलिए करते हैं, सपोज कंपनी का अर्निंग था प्रीवियस ईयर, कंपनी का अर्निंग था 10,000, ये अर्निंग है। नंबर ऑफ शेयर्स पिछले साल थे 5,000, राइट? अब नेक्स्ट ईयर करंट ईयर कंपनी का अर्निंग है 50,000, कंपनी का अर्निंग है 50,000, राइट? एंड अगले साल कंपनी ने क्या किया? जिसके पास एक शेयर थे उसको 1 शेयर बोनस दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 10,000 ऑर्डिनरी प्लस बोनस, राइट? तो देखो बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है? पिछला साल 10,000 का अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स 5,000, तो कितना? 2 रुपए का 2 अर्निंग पर रुपया। शेयर, हाँ, राइट? और करंट ईयर में 50,000 का अर्निंग और नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 हो गए बोनस की वजह से। तो 5,000, 5,000। तो मुझे बताओ परसेंटेज इंक्रीज अर्निंग कितना हुआ? 2 रुपए से 5 रुपए का अर्निंग बढ़ रहा है पर शेयर, तो कितना रुपए बढ़ रहा है? 3 रुपए। बेस ईयर 2, तो कितना 60%। परसेंटेज इंक्रीज 150%। हुआ है? अर्निंग 150। पर शेयर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 650। 150। 150%, राइट? ये अर्निंग पर शेयर है। लेकिन एक बात बताओ, प्रैक्टिकली क्या कंपनी का अर्निंग 150% ही बढ़ा है क्या? 500%। 10,000 से 50,000 चला गया, 450। मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, अर्निंग 400% से बढ़ा है। लेकिन अर्निंग पर शेयर कितना परसेंट से दिखा रहा है? ये 150। 150%। तो गलत है ना ये? हाँ इसीलिए सर। हम लोग क्या करता है, इसकी जगह में रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालेगा, एंड जो बोनस शेयर करंट ईयर में दिया था वो बोनस शेयर हम पिछले साल में भी कंसीडर करेंगे। तो यहां पे भी हम बोनस को कंसीडर कर ले तो ये 10,000 हो जाएगा। क्लियर है? तो हाँ। अर्निंग, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कितना आया? 1 रुपए। अब देखो 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर पिछले साल का, करंट ईयर का अर्निंग पर शेयर 5 रुपए का, तो कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ? 400। सेम हो गया ना, सेम लेवल में आ गया। सेम हो गया। अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग पर शेयर, और ये हमेशा सेम ही होना चाहिए। इस वजह से हम लोग हमेशा रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालता है, वरना तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा,
तो बोले बाप रे, मेरा अर्निंग पर शेयर तो बढ़ा ही नहीं, जितना स्पीड से कंपनी बढ़ा है, कुछ तो घपला है, घोटाला है। तो क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके उनको समझाते हैं, भाई साहब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग इतना ही ग्रोथ हुआ है, वो तो हमने बोनस दिया उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमें रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कब कब निकालना है, जब भी करंट ईयर में बोनस इशू होगा, शेयर स्प्लिट होगा या रिवर्स स्प्लिट होगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय शेयर स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट? शेयर स्प्लिट का मतलब होता है 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर्स को हमने 5 रुपए फेस वैल्यू बना दिया, यानी जिसके पास एक शेयर था उसके पास कितने शेयर्स हो गए, 2 शेयर्स हो गए। क्लियर? इसको बोलते हैं शेयर स्प्लिट। और रिवर्स स्प्लिट का मतलब है पहले हमारी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपए था, अब हमने उसको 10 रुपए बना दिया फेस वैल्यू। इसका मतलब जिसके पास 5 शेयर थे अब उसका इक्विवेलेंट टू 1 शेयर बन गया, इसको बोलते हैं हम रिवर्स स्प्लिट। लेकिन इससे कंपनी में तो कुछ कैपिटल चेंज हुआ ही नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स ही तो ऊपर नीचे हुआ है। जैसे बोनस में कैपिटल आता है क्या, पैसा आता है क्या, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। सिमिलरली स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट में आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होते हैं, कंपनी में इनफ्लो कुछ नहीं हो रहा। इसी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर को समझाने के लिए पिछले साल का भी रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ था। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ। देखो, नेट प्रॉफिट है 18 लाख पिछले साल का, और करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है 60 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टिल 30 सितंबर करंट ईयर में थे 20 लाख। फिर कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू किया 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो नंबर ऑफ करंट ईयर में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 60 लाख। 40 लाख का बोनस और हाँ। 20 लाख तो थे ही, तो टोटल 60 लाख इक्विटी शेयर्स हो गया। लेकिन प्रीवियस ईयर इक्विटी शेयर्स कितने होंगे कंपनी में, पिछले साल 20 lakh. 20 लाख। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेसिक अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 0.9 और 1। और 1 आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, सच में हमारी अर्निंग इतनी बड़ी है क्या? नहीं। अर्निंग तो एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ी है, डबल से ज्यादा हुई है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, अज्यूम करेंगे कि बोनस पिछले साल का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ था, तो नंबर ऑफ शेयर 60 लाख। अब बताओ अर्निंग पर शेयर कितना पिछले साल का, 0.3. 0.3। अब देखो डबल से ज्यादा अर्निंग हुआ या नहीं हुआ, ग्रोथ। हाँ। क्लियर है? दिस इज द रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस इस तरीके से अप्रूव कर देंगे। इज इट क्लियर? इस कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चन है? अब देखो फिर से, नेट प्रॉफिट करंट ईयर का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट कितने थे, 5 लाख शेयर्स। राइट इशू प्राइस 15 रुपए। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट है 1 मार्च। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग। जितना 5 के बदले में 1 मिल रहा है, तो कितना नंबर ऑफ राइट शेयर्स होगा, 1 लाख राइट शेयर्स होंगे। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स immediately prior to exercise of right on 1st March was 21 rupees। ये क्या है, ये क्या है भाई जी? फेयर वैल्यू बोले तो अरे आपने निकाला था ना थ्योरेटिकल एक्स राइट वगैरह,
हाँ हाँ देखो फिर से रिवाइज करवा दूं कि थ्योरेटिकल एक्स राइट क्या होता है आपका। जब भी कंपनी राइट इशू करता है, कंपनी राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है। तो जितना डिस्काउंटेड प्राइस कर रहा है कंपनी का पॉकेट से तो जा रहा है ना, एक तरह से वो बोनस है। जितना डिस्काउंट कंपनी दे रहा है उतना बोनस ट्रीट किया जाता है। इज इट क्लियर? तो हमें राइट इशू के केस में एक तो पेड पार्ट अलग करना होगा और एक बोनस पार्ट अलग करना पड़ेगा। बोनस पार्ट के लिए रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालेगा, बट वेटेड एवरेज कुछ नहीं निकालना होता है बोनस के लिए। बट जितना पैसा देके हमको शेयर्स मिला है उसके लिए अपन क्या करेगा, वेटेड एवरेज कंसीडर करेगा। इज इट क्लियर? अब देखो ये पेड पार्ट और बोनस पार्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको चाहिएगा theoretical x right value. Now what is this theoretical x right value? Once the right is exercised, एक बार राइट शेयर एक्सरसाइज हो गया, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस आफ्टर राइट शेयर्स? व्हाट इज द मार्केट प्राइस आफ्टर राइट शेयर्स वो देखना होगा आपको। अरे कौन है ये? हर्ष 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 था सर। अरे सर मेरा बहन गार्जियन बनाते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अर्निंग दिया हुआ है। करंट ईयर में हम लोग राइट इशू किया, तो राइट इशू करने से राइट इशू करने के बाद कंपनी का मार्केट प्राइस कितना होगा, कंपनी का मार्केट प्राइस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो पहले से 5 लाख शेयर्स में इन्वेस्ट हो रखा है। तो राइट एक्सरसाइज करने से पहले हमने कंपनी में इतना रुपए लगा रखा है, 5 लाख इंटू 21 रुपीज करके। राइट एक्सरसाइज करने से पहले मार्केट प्राइस ये था, तो इसका मतलब हमने कंपनी में इतना रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। अब हम राइट शेयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमने कंपनी को और इतना पैसा दिया, हमने कंपनी को और इतना पैसा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आए, 6 लाख। तो इसी को तो बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू। इसी तरीके से तो थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालते हैं। तो बताना थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू कितना आया, 20 रुपए। कितना, 20। 20 रुपीज। कितना आया, 20 रुपए। इज इट क्लियर? यस सर। ये है थ्योरेटिकल एक्स राइट। यानी देखो आज मैं 15 रुपए लेके गया पर शेयर और मुझे 1 लाख शेयर्स मिले, यानी मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है 15 लाख रुपए। यही रुपए राइट इशू के बाद मैं मार्केट में जाता लेके, तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलते, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट हो चुका है 20 रुपए। तो मैं 15 लाख रुपए मार्केट में लेके जाता तो मुझे कितना रुपए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हाथ में आते, 75,000। 75,000। 75,000 ही आता। लेकिन अभी कितने मिल रहे हैं मुझे, 1 1 लाख। लाख 1 तो lakh। यानी 1 लाख 25,000 में बोनस। से पेड पार्ट हो गया मेरा 75,000 और बोनस पार्ट हो गया 25,000। क्लियर है? अब हम लोग को निकालना है अर्निंग पर शेयर। पहले तो ये निकाल लिया, अब बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होगा, 11 लाख। पहले तो निकालना है 2000 x1 का, 11 लाख डिवाइडेड बाय पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, 5 5 लाख लाख। शेयर्स। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और x2 का 15 लाख डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 5,25,000 6 लाख। ऐसे। अरे भाई टोटल तो 6 लाख शेयर्स हो गए ना कंपनी में टोटल। अच्छा नॉट 6 लाख, आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, 5 लाख शेयर्स तो स्टार्टिंग में ही था, तो पूरा साल भर। बोनस शेयर्स का तो कोई वेटेज है ही नहीं, मतलब 25,000 इंटू 12/12। पेड पार्ट, राइट शेयर्स का पेड पार्ट कितना है, 75,000। वो कब एक्सरसाइज किया हमने, 1 मार्च। 1 मार्च। 1 मार्च। तो 1 महीना ही तो इन्वेस्ट किया हमने,
नहीं, एक महीना नहीं, सॉरी, मार्च से लेके दिसंबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 9 सितंबर, months, अक्टूबर, नवंबर, 10 दिसंबर, तो 10। 10 महीना। तो मुझे बताओ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 कैसे है 10 महीना? जनवरी फरवरी में कैलेंडर तो था ईयर है ना, नहीं। क्वेश्चन अच्छा कैलेंडर ईयर का है, मार्च से लेके दिसंबर तक कितना महीना होगा? ठीक है। सर ये 21 है, ये 25 है। Sir, 5,87,500. क्या बोल रहा है? ये 21 को 25? अरे भाई बोनस तो 25 था ना, वही, हाँ, उसका 587,500 आ रहा है, हमने तो 21 पकड़ लिया तो था। ये आ गया। तो 2000 x2 का बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होगा? 15 लाख अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। 2.55 2.55। अब पिछला साल का भी रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। अर्निंग था 11 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स कितना काउंट करेगा? ये ये 5,25,000 खाली बोनस 5 वाला। लाख 25,000। बोनस को भी काउंट कर लेगा लास्ट ईयर में, क्योंकि बोनस के लिए ही तो रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? 2.1। बस हो गया। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो खाली थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू क्लियर है, बोनस पार्ट पेड पार्ट कैसे निकालना है क्लियर है? सर सुनिए ना, खाली इस चीज में कंफ्यूजन है। खाली हम लोग बोनस शेयर को ही इसमें काउंट करेगा ना, ओनली बोनस हाँ, सिर्फ बोनस शेयर्स को। और अगर कोई शेयर अगर हम लोग स्प्लिट कर दे या फिर वो हो जाए उस केस में, क्या चीज? अगर कोई शेयर स्प्लिट कर दे। स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट है तो उसको भी काउंट करेगा। ठीक है सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अब देखो और एक कॉन्सेप्ट जो बचता है इस चैप्टर के अंदर में, दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर। AS20 को मैं समराइज करूं अभी तक तो हमने क्या सीखा? बेसिक अर्निंग पर शेयर वो कैसे निकलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। क्लियर है? उसके अंदर में हमने एक चीज सीखा, यदि फेस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हुआ तब हम लोग हमेशा अर्निंग पर रुपी निकालेगा, उसके बाद में इनटू पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा, तब आप लोग को अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? देन फिर हमने एक कंसेप्ट देखा, बोनस शेयर स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट। यदि वो सब कुछ हुआ क्वेश्चन में तो हम लोग करेंट ईयर का अर्निंग तो निकालेगा, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेगा, बोनस शेयर स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट का वेटेड एवरेज हमेशा इंटू 12/12 ही होना है, बट कंसिडर करेगा कि वो प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ था, उस एजम्पशन के बेसिस पे प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालेगा। हमने देखा कि क्यों निकालेगा, बिकॉज वो परसेंटेज ग्रोथ बताने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर का फेथ खराब हो जाए। इज इट क्लियर? दैट वाज द अर्निंग पर शेयर कंसेप्ट एंड रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर। फिर हमने एक कंसेप्ट देखा, राइट इशू। इफ क्वेश्चन में राइट इशू है तो आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर राइट इशू। कैसे निकालेगा? अभी तक जितने शेयर्स कंपनी में है इनटू द करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फिर आप लोग और राइट शेयर्स परचेज कर रहा है तो जितना पैसा कंपनी को देके परचेज कर रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? अब वो जो जितना थ्योरेटिकल एक्स राइट आया है मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर राइट इशू, उसके बेसिस पे इवेल्युएट करो कि आज जितना पैसा हमने कंपनी को देके शेयर मिला है उतना ही पैसा मार्केट में लेके जाते तो कितना शेयर्स हाथ में आता, तब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द बोनस पार्ट एंड व्हाट इज द पेड पार्ट। राइट? बोनस पार्ट का वेटेड एवरेज होता ही नहीं है, और इस बोनस पार्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर का भी रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकालेगा।
बट फॉर द पेड पार्ट वेटेड एवरेज करोगे, जिस दिन आपने राइट एक्सरसाइज किया उस दिन से लेके ईयर एंड तक का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करोगे। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि अपन सारे के सारे क्वेश्चंस अभी कवर करें, एटलीस्ट स्टडी मैट ही कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस है AS20 के अंदर में। अभी अपन बस रैपिड फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो लास्ट कंसेप्ट इस AS के अंदर में, AS20 का पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या होता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वो सिक्योरिटीज है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा हमें, उसको हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स that entities may entitle its holder for equity shares। मतलब ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से कंपनी को उसके होल्डर को शेयर्स इशू करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर। इज इट क्लियर? जैसे कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिवेंचर, ईसॉप में भी क्या होता है, फ्यूचर में एम्प्लॉयज को शेयर्स देना पड़ेगा। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट था ना, इट इज जस्ट लाइक ए शेयर्स, बट अभी कंपनी शेयर्स इशू नहीं करता, क्या करेगा? फ्यूचर में इशू करेगा। अभी कंपनी के पास शेयर्स नहीं है तो शेयर्स के बदले में कंपनी ने शेयर वारंट दे दिया। या फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी तो ले लिया लेकिन शेयर्स तो देना पड़ेगा ना, तो इन सबको हम लोग बोलता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? यस सर, पानी पी लो आप। तो गाना दिल पे लग गया इसके। कुछ नहीं लगा दिल पे, हट हट। अच्छा अब तेरे देखो, दिल पे लगा। सो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हो गया। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग को इतना देर तो हम लोग क्या कर रहा था, रिवाइज्ड अर्निंग, रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर निकाल रहा था। अब जब जब क्वेश्चन में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि इन लोग यदि इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो कंपनी में क्या क्या कहानी होगा, तो हमारा अर्निंग भी बदल जाएगा। सोचो कल को प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड देना होता था वो अब हमें नहीं देना पड़ेगा। वो डिविडेंड किसके हक में चला जाएगा? इक्विटी का हक में, तो इक्विटी का अर्निंग बढ़ जाएगा ना, तो अपने को रिवाइज्ड अर्निंग निकालना पड़ेगा। सपोज आपके कंपनी के डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक बार डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो हमें उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं देगा तो हमारी अर्निंग बढ़ेगी, बट अर्निंग बढ़ेगी तो टैक्स भी तो सरकार को देना पड़ेगा। तो बोलता है नेट ऑफ टैक्स, जितना इंटरेस्ट आपका बचा है नेट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद उस पैसे पे उससे भी हमारा अर्निंग बढ़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का। इज इट क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले इन केस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, अज्यूमिंग दैट दीज आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट revised earning for equity shareholder. I hope this is clear. अब देखना अच्छा सा नोट, यदि क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं, if in question there are more than one potential equity shares, then diluted earning per share is calculated on the basis of ranking decided on incremental earning per share in इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जहां पे इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब तक हम लोग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर उस रैंकिंग के हिसाब से करेगा। अभी विद द क्वेश्चन में समझाता हूं। इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर अपन कैसे निकालते थे? जो अर्निंग बड़ा है, जो ऑलरेडी था उसकी बात नहीं कर रहे, जो अर्निंग बड़ा है आपका, जो अर्निंग इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गए आपके। सपोज अर्निंग था 10 लाख,
अब आपके प्रेफरेंस शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर नहीं सोचो, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो डिबेंचर्स को मुझे पूरे साल भर में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना होता था, बट अब नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? तो 2 लाख इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो मेरा अर्निंग 2 लाख से बढ़ जाएगा, तो उस पर टैक्स तो सरकार को देना पड़ेगा मुझे। तो 2 लाख पे सपोज 30% टैक्स दे दिया, 60,000 चला गया, तो कंपनी का 1.6 लाख रुपीस इक्विटी शेयर्स के लिए पैसा बढ़ गया, राइट। अब वो जो डिबेंचर्स है उनको मैंने इक्विटी शेयर्स दिया, सपोज 50,000 इक्विटी शेयर्स दिया, तो मेरा इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? इंक्रीमेंटल अर्निंग 1.6 लाख डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स मैंने डिबेंचर्स को दिए हैं, दैट विल बी माय इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? क्लियर छे? यस सर। आओ देखो, नेट प्रॉफिट है करंट ईयर का 1 करोड़ रुपए, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 50 लाख, बेसिक अर्निंग पर शेयर था 2 रुपए का, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर है 1 लाख, each डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट का खर्चा है हर साल का 12 लाख, और टैक्स उस पे हम लोग को देना होता है 3,60,000। क्लियर है? तो अब अपने से पूछा है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में, लेकिन क्या यहाँ पे एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है क्या? एक ही है। तो मेरा अर्निंग था, अब रिवाइज्ड अर्निंग कितना हो जाएगा? जब मेरे डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा रिवाइज्ड अर्निंग कितना हो जाएगा? 1 करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट बचेगा नेट ऑफ टैक्स, जो इंटरेस्ट बचेगा मेरा नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि सरकार को इफ मेरा अर्निंग बढ़ेगा तो टैक्स भी तो सरकार को देना पड़ेगा ना उस पे, तो टैक्स देने के बाद मेरे पास और कितना पैसा बचेगा? 8,40,000। दिस विल बी द रिवाइज्ड अर्निंग। रिवाइज शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50 लाख तो थे ही, 10 लाख डिबेंचर और होल्डर 10 को लाख। भी शेयर्स दे देंगे हम। कितने शेयर्स देंगे? 10 lakh। 10 lakhs। तो रिवाइज शेयर्स हो गया 60 लाख। तो व्हाट इज माय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? 1 करोड़ 8,40,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख, कितना आ गया? 1.8067। दैट इज माय डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? दिस वाज द केस जब आपके पास कंपनी में एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होता है, और जब एक से ज्यादा होगा तब हम लोग क्या करेगा? रिवाइज्ड अर्निंग कैलकुलेट करेगा, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकालेगा। ठीक है? अब और एक जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो ये है कि वेटेड पीरियड का क्या क्या कंसीडर करते हो? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 मार्क का, कि वेटेड पीरियड क्या लोगे? यदि आपने इक्विटी शेयर इश्यू किया एक्सचेंज फॉर कैश, पैसा लिया और कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो जिस दिन पैसा मिला वो डेट नहीं, जिस दिन आपने ड्यू एंट्री पास किया उस दिन से वेटेड पीरियड काउंट करोगे। इज इट क्लियर? देन आपने डिबेंचर्स के बदले में शेयर्स दे दिया, डिबेंचर्स के बदले में शेयर्स कन्वर्ट कर दिया, तो जिस दिन कन्वर्जन होगा उस दिन से वेटेड पीरियड काउंट करना है। इज इट क्लियर? आपका क्या हुआ? आपको इंटरेस्ट पे करना था, इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे करना था, कोई लोन ले रखा था, उसके अगेंस्ट में आपने आपकी कंपनी के शेयर्स दे दिए, उसके अगेंस्ट में आपने आपकी कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो वेटेड पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा? जिस दिन आप वो कन्वर्ट कर देगा कि अब नहीं देना है।
नहीं, जिस दिन आपको इंटरेस्ट, जिस दिन से आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, जिस दिन इंटरेस्ट सीज हो जाएगा अक्रू होना बुक्स में, उस दिन से ही वेटेड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर किस दिन आपने उनको शेयर्स का दिया। क्लियर है? हाँ और फिर एक होता है शेयर इशूड एंड सेटलमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी। आपका कोई लाइबिलिटी था, पैसा चुकाना था, उसके बदले में आप शेयर्स दे रहे हैं, तो बोलता है जिस दिन सेटलमेंट फाइनल हुआ, जिस दिन सेटलमेंट फाइनल हुआ उसी दिन से वेटेड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सपोज सेटलमेंट आज फाइनल हुआ, शेयर्स इशू कर रहे हैं आप 2 महीना बाद, तो वेटेड पीरियड कब से स्टार्ट हो जाएगा? आज से ही। क्लियर है? फिर यदि कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो जिस दिन आप रिकॉग्नाइज करोगे अपने बुक्स में एसेट को, उसी दिन से वेटेड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इन ल्यू ऑफ सर्विसेज है, तो जिस दिन आपने सर्विसेज रेंडर किया, पैसा मिलो चाहे नहीं मिलो फर्क नहीं, जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट रेंडर कर दिया, उस दिन से वेटेड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और एमालगमेशन और मर्जर के केस में क्या होगा? एमालगमेशन यदि आपका नेचर ऑफ परचेज है, एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज हुआ तो जिस दिन एक्विजिशन हुआ था, जिस दिन एक्विजिशन हुआ था उस दिन से वेटेड पीरियड स्टार्ट होगा। लेकिन यदि इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो जिस दिन आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करना है, उस ईयर का बिगिनिंग से वेटेड पीरियड स्टार्ट होगा। जिस ईयर में रिपोर्टिंग पीरियड होगा अपना एज ए अमालगमेशन, उस ईयर का बिगिनिंग से हम लोग क्या करेगा? वेटेड पीरियड स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहां तक? इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे एक एक मार्क में 5 पॉइंट डाल देंगे और पूछ लेंगे केस बना के, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डेट से आपका वेटेड पीरियड स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर? यस सर। क्वेश्चन आए हुए क्या? आ सकता है, एक आधा शायद है अमालगमेशन के ऊपर में पॉइंट पे। फिर देखो, while calculating diluted earning per share in case of share option, we consider only the bonus part as potential equity shares। मतलब जब आप लोग को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ईसॉप के केस में जितना जितना अपने को क्या करना है, बोनस वाला पार्ट है, वही पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मानना है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज के लिए आप सर्विस ले चुके होते हैं, बाकी चीजों के लिए आप सर्विस ले लिया, उसका खून चूस लिया आपने, तो यानी इन शॉर्ट पैसा आओ सर्विस आओ बात एक ही है। तो पोटेंशियल क्या रहेगा? जितना आप फोकट में उसको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हो ना, उतना पार्ट को ही बोनस मानना है आपको। क्लियर है? एंड अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? जितना मेरा फेस वैल्यू है माइनस इशू प्राइस, जितना मेरा फेस वैल्यू, इन शॉर्ट डिस्काउंट प्राइस, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन आप लोग को करवाना है जहां पे एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये 7 स्टडी मेट का थोड़ी था, 17 नहीं, कंपाइलर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन चेक किया था? नहीं, नहीं, ये कंपाइलर में से था। तो अभी तक इसका भी चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है एएस 20 में से, इस कैटेगरी के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा देता हूं। देखो, आपसे पूछा है डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच टू इंक्लूड डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज इन द कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आपसे ऑर्डर पूछा, यानी बेसिकली रैंकिंग पूछ लिया, पहले किसको करेंगे बाद में किसको कंसिडर करोगे आप लोग। यहाँ पे क्या है, अर्निंग दिया हुआ है एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हमारे पास अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर का 1 करोड़ रुपए का।
और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी में है 20 लाख, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस हमारा है 75 रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, एक है शेयर ऑप्शन, एक है शेयर ऑप्शंस, एक है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक है डिवेंचर्स, यानी एक से ज्यादा आपके पास क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है ना। जब एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं तब अपन को क्या करना होता है, रैंकिंग डिसाइड करना है, क्लियर है, तब अपन को क्या करना है, रैंकिंग डिसाइड करना होता है ना, इज इट क्लियर। अब एक चीज देखो आप लोग, इफ शेयर ऑप्शंस को हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो इसमें अभी मैंने एक नोट लिखाया था आपको कि बोनस पार्ट को ही कंसीडर करना है, सिर्फ बोनस पार्ट को अपने को कंसीडर करना है। तो इसमें बताओ बोनस पार्ट कितना होगा, कैसे निकालूं, 1 लाख रुपए देके 1 लाख शेयर्स मिलेगा, लेकिन आपको 60 रुपए देना पड़ेगा कंपनी को, यानी कैन आई से बाय पेइंग 60 लाख रुपीज यू आर गेटिंग 1 लाख शेयर्स। वही चीज यदि आप मार्केट से खरीदता तो उसका रेट कितना है, 75 रुपीज। तो बताओ आपके 80,000 पास मिलता में कितने शेयर्स आते, 80,000 80,000 शेयर्स आते। इसका मतलब 20,000 आपका क्या है, बोनस। बोनस पार्ट, इज इट क्लियर। यस तो यानी ऑप्शंस के केस में नंबर ऑफ शेयर्स जो बढ़ेंगे वो 20,000 है। क्या अर्निंग बढ़ेगा, क्या इंक्रीमेंटल अर्निंग कुछ होगा, नहीं। बोनस के केस में कुछ नहीं होता इंक्रीमेंटल अर्निंग। तो हमारा 20,000 ऑप्शंस के केस में 20,000 बोनस शेयर्स होंगे। इससे अर्निंग तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ रहा है ना 20,000 से। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो 0 ही आएगा, इज इट क्लियर। देन उसके बाद में है हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर्स। यदि आप लोग प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बन जाएगा, एक के बदले में 2 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बढ़ जाएंगे आपके, 16 लाख। 16 लाख हो जाएगा। और जो डिविडेंड हम उसको दे रहे थे, जो डिविडेंड आप बांट रहे थे, डिविडेंड कितना था, 8 पर शेयर, 8 पर शेयर 8 पर शेयर, यानी कितना रुपए का डिविडेंड था, 64 8 लाख इंटू 8। 8 लाख इंटू 8 6 करोड़ फॉर्मेट। और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा ना अर्निंग, क्लियर है। तो आपका देखो 8 लाख इंटू 8, उतना अर्निंग तो बढ़ेगा, प्लस उस पे जो टैक्स देना था वो भी नहीं देना पड़ेगा, उतने से भी अर्निंग बढ़ जाएगा ना आपका। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं 16 लाख और नंबर ऑफ अर्निंग्स बढ़ रहा है इतने रुपए से। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर 4.40, क्लियर है। जब एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं तो पहले रैंकिंग डिसाइड की जाती है, वो कैसे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर। अब है डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को यदि शेयर्स में कन्वर्ट किया तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, 4 करोड़ शेयर्स, ₹40 लाख शेयर्स हो जाएंगे, क्लियर है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना सेव होगा, 1 करोड़ 20 लाख, बट उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा 30%, कितना चला जाएगा, 36 लाख। तो नेट अर्निंग कितने से बढ़ेगा आपका, 84 लाख। 84 लाख
84 लाख से आपका अर्निंग बढ़ जाएगा। क्लियर है? और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे इतने से, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर निकाल दिया हमने। और इंक्रीजिंग ऑर्डर रैंकिंग कैसे डिसाइड होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो पहले 0 था, इसको रैंक 1, फिर ये बढ़ा, इसको रैंक 2 और इसको रैंक 3 दे देंगे अपन। इज इट क्लियर? सर ये क्लियर है जो यहाँ तक? डिविडेंड वाला बोला, ये तो हम लोग को पे करना था ना। क्या चीज? डिविडेंड तो प्रेफरेंस शेयर वाला को पे करना था ना, आप पे नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तो प्लस किया ना। हाँ राइट। अब डायरेक्ट ठीक वो है। पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को मिलेगा ना। हाँ ठीक है। तो रैंकिंग डिसाइड हो गया। फिर हम लोग निकाल लेगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एज पर क्वेश्चन अर्निंग था 1 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स थे 20 लाख, तो 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। यदि पहला रैंकिंग दिया था ऑप्शंस, अब ऑप्शंस मेरे जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो अर्निंग तो सेम ही रह रहा था, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 से बढ़ रहा था, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 4.95। तो अर्निंग देखो गिर रहा है, इसको बोलते हैं डाइल्यूटिव, इसीलिए हम लोग निकाल रहा है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। फिर हम लोग का सेकंड रैंकिंग दिया था डिवेंचर्स को। अब डिवेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो हमारा अर्निंग भी बढ़ेगा 84 लाख से, तो 1 करोड़ 84 लाख हो गया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,20,000 से और कितना बढ़ जाएगा? 40 लाख इक्विटी शेयर्स बढ़ेगा, तो 16,20,000। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.06। ये भी क्या है? डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को रैंक 3 दिया था हमने, तो रैंक 3 के हिसाब से अर्निंग बढ़ेगा इतना 1 करोड़ 84 लाख में प्रेफरेंस शेयर्स वाला अर्निंग ऐड कर देगा हम लोग 70,40,000, तो इतना अर्निंग हो जाएगा नया अर्निंग। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे इतने, तो हमारा अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। और पता चला कि 3.06 से हम लोग का अर्निंग बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी अवर प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, दीज आर माय एंटी डाइल्यूटिव। ये मेरे अर्निंग को कम नहीं करेंगे, ये मेरे अर्निंग को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आया तो 10 मार्क में आ सकता है आपका। तो सिंस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपका एंटी डाइल्यूटिव है, तो हम लोग हमारे बुक्स में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना दिखाएगा? दिस लास्ट स्टेज यहां तक ही रोक देगा। दिस विल बी अवर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? Yes, sir. So that was overall AS20 अर्निंग पर शेयर। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकता है, एल्स इतना ही है मेरे पास AS20 अर्निंग पर शेयर के अंदर में। विद दिस वी कवर अवर एंटायर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी मैट। और मैंने आप लोग को एक वो भी करवा दिया, जब एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, एंड व्हाई वी कैलकुलेट कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों डिसाइड करना है, ताकि हमें पता चले कौन सा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मेरा डाइल्यूटिव है और कौन सा एंटी डाइल्यूटिव है। तो जहां एंटी डाइल्यूटिव स्टार्ट हो जाएगा तो उससे जस्ट ऊपर वाला स्टेज में जो अर्निंग पर शेयर निकला है वही मेरा आंसर होगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इज इट क्लियर? सर एक डाउट था, अगर हाँ कोई बोनस शेयर अगर हम लोग 20 साल में इशू कर रहा है, मतलब जैसे पूरा साल है, अक्टूबर में इशू हुआ, तब तो अगर हम लोग उसका वेटेड एवरेज निकालेगा तो हम लोग 6 महीने का देखेगा ना। नो 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 नो, इट इज अज्यूम कि प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में किया था, अगर डेट दिया है इस साल का तब भी। चाहे डेट दिया हो। है ना? भगवान श्री कृष्ण भी आके बोले कि बोनस को ऐसे करना है तो नहीं, बोनस शेयर्स का कोई वेटेड एवरेज नहीं होता। ठीक है सर, ये मतलब अभी बीच में जब मॉड्यूलर क्वेश्चन चला रहा था तो हम बुक में देखा था एक क्वेश्चन, तो उसमें डाउट आया था। ठीक है? क्लियर हाँ। है? अब कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आराम से रिवाइज करो, फिर अपन फटाफट नेक्स्ट एएस को रिवाइज करते हैं।